बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सादिक अली है। एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ डॉक्टर सादिक अली मेडिकल लेक्चर्स की प्लेटफॉर्म की तरफ से एक बहुत अहम टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर आप एपोप्टोसिस पे बात करें। तो ये जनरल पैथोलॉजी का एक बहुत अहम टॉपिक है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि एपोप्टोसिस क्या है। देखिए, इस टॉपिक से थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम सेल कहते हैं, सेल हमारे पास एक बुनियादी इकाई है जिससे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम कहते हैं। अगर हम सेल पे कोई इंजरी लेके आए या सेल को कोई स्टिमुलस दे दे जिसकी वजह से सेल इंजरी की तरफ जाए, तो हमने जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पहले से डिस्कस कर चुके थे कि सेल को जब बाहर से स्टिमुलस मिलता है तो अपने आप के अंदर एक चेंज लाता है जिसको हम सेल एडॉप्टेशन कहते हैं। तो अगर सेल अपने आप में एडॉप्टेशन लाए भी, चेंज भी लाए, लेकिन उस पर जो स्टिमुलस लग रहा है वो इतना एक्सीड कर जाए कि सेल इंजरी की तरफ जाए, तो या तो वो रिवर्सेबल कंडीशन हो सकती है या इरिवर्सेबल। लेकिन जस्ट आफ्टर ऑल अगर सेल पे इतनी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस लग जाए कि सेल वहां से बैक अपनी हालत पे ना आए, तो सेल बिकम इरिवर्सेबल डैमेज, और इरिवर्सेबल डैमेज की जो रिजल्ट है वो सेल डेथ होती है। तो सेल डेथ, जिस तरह अल्लाह ने हर एक चीज़ पैदा की है तो उसके लिए ज़वाल है, उसने मरना ही है। तो सेल भी जनाब अगर मतलब है, उसकी प्रेजेंस है, तो उसने भी जनाब एक दिन ख़त्म होना है। लेकिन अब सेल जो ख़त्म होगा वो दो तरीक़ों से, एक नॉर्मल तरीके से, एक एबनॉर्मल तरीके से। तो नॉर्मल तरीके से सेल की जो डेथ है उसको हम एग्जैक्टली एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अब जो एबनॉर्मल तरीके से, उस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो नेक्रोसिस होता है, वो कम्प्लीटली अलग टॉपिक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ नॉर्मल सेल डेथ, किसी भी सेल का नॉर्मल डेथ। अब देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, हमें पता होना चाहिए कि जो एपोप्टोसिस है एक्चुअली इट इज़ ATP डिपेंडेंट। ATP इज एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि जब सेल को एनर्जी मिलती है तो वो सरवाइव करता है। लेकिन अगर ATP ना मिले, सेल को एनर्जी ना मिले, तो सेल ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो ATP डिपेंडेंट, दैट इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन नॉर्मल, क्योंकि एनीथिंग विच इज फिजियोलॉजिकल विल बी रेफर्ड एज अ नॉर्मल। सो दैट इज फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब देखिए, तीन बातें अगर आप लोगों ने कवर की है, दैट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस, कि ऐसा सेल डेथ जो ATP डिपेंडेंट हो, फिर फिजियोलॉजिकल एंड प्रोग्राम सेल डेथ हो, उसको हम क्या कहेंगे? एपोप्टोसिस कहते हैं। अब सवाल यह है कि जो एपोप्टोसिस है, नॉर्मल सेल डेथ है, उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली इंटरनल एग्जाम या ग्रेजुएशन एग्जाम, लाइसेंसिंग एग्जाम, इसके अंदर ये क्वेश्चन मेडिकल के अंदर बार बार रिपीट होता है कि एपोप्टोसिस के अंदर वो कौन सी एंजाइम है जो मेजर रोल प्ले कर सकती है। दैट एंजाइम इज कॉल्ड कैस्पेसिस। उन एंजाइम्स की ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? कैस्पेसिस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम यू पीपल मस्ट नो फॉर द एपोप्टोसिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि जो एपोप्टोसिस है उसके लिए तो कैस्पेसिस चाहिए, बट वो कैस्पेसिस एक्टिवेशन कैसी होती है? कैस्पेसिस बॉडी के अंदर इसकी जो एक्टिवेशन है वो किन तरीकों से होती है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो कैस्पेसिस है दे आर एक्टिवेटेड थ्रू डिफरेंट पाथवेज। मुख्तलिफ पाथवेज होती है जिनके जरिए कैस्पेसिस को एक्टिवेट किया जाता है। अब उनमें से हम सब के अंदर तो नहीं जा सकते, हम एक पाथवे को आज टारगेट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, दैट इज इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे एंड दैट इज द मेजर पाथवे through which caspase is activated and then the cell undergo a normal cell death which is known as apoptosis। अब आते हैं इसकी तरफ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर सेंटर में
दैट इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ द सेल, और आप लोगों को पता है जो सेल का सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कि इसके अंदर जनाब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और फिर यहाँ पे इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म वी हैव अ पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग यू पीपल मस्ट नो फॉर एपोप्टोसिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक्चुअली होता यह है कि इन द माइटोकॉन्ड्रिया वी हैव अ प्रोटीन नोन एज साइटोक्रोम सी प्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम सी इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर साइटोक्रोम सी है दैट इज नॉट दैट मच लीथल एंड डेंजरस, बट अगर ये यहाँ से निकल आता है देन इट मे बी डेंजरस फॉर द सेल। और आप लोग को ये चीज बताता जाऊं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास BCL2 है। तो एक्चुअली जो BCL2 है ये क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग जीन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। तो हेल्दी सेल में जब BCL2 काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हेल्दी होगा, साइटोक्रोम सी को बाहर जाने नहीं देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल सेल को बाहर से फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस आती है या सेल का अपना वक्त जैसे RBC है 120 दिन तक रहता है, अगर उसका टाइम पूरा होता है या सेल को कोई ऐसी हालात का सामना करना पड़ता है जहां पे हार्मोनल स्टिमुलेशन कम होती है, ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन कम होती है, तो BCL2 जो है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो हमारी पहली स्टेप में आप लोगों ने याद रखना है कि व्हेन देयर इज डिक्रीज हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑन द सेल, डिक्रीज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन, तो व्हेन देयर इज डिक्रीज BCL2 फंक्शन, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये फिर स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। और जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज नहीं होगा तो यहां से क्या निकलेगा, साइटोक्रोम सी, एंड दिस साइटोक्रोम सी नाउ गोस एंड एक्टिवेट कैस्पेसिस, ये किसको एक्टिवेट करेगी, कैस्पेसिस। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस के लिए कैस्पेसिस का होना जरूरी है, बट ये जो कैस्पेसिस है ये एक्टिवेट कहाँ से होती है, थ्रू दिस साइटोक्रोम सी विच कम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज नॉट स्टेबलाइज्ड मोर बाय BCL2। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये जो कैस्पेसिस है ये फिर आगे जनाब हमारे पास दो चीजों को एक्टिवेट करती है, एक को हम कहते हैं proteases, these are the enzyme in the cell, और another is called endonucleases, that is called endonucleases, तो इसको हम कहते हैं endonuclease। अब जो प्रोटीएज है ये क्या करता है, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, स्किन जिस तरह हमारी बॉडी में बोन्स कार्टिलेजेस है जो हमारी स्केलेटन बनाती है, तो सेल की साइटोस्केलेटन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीएजेस, और सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ DNA, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन होता है, एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस का काम यह है कि इट ब्रेक डाउन दी जेनेटिक मटेरियल, और अगर हम साइटोस्केलेटन सेल को जनाब खत्म करें, एंडोन्यूक्लियस DNA को ब्रेक करे, तो फिर सेल सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट व्हाट द बेसिक कांसेप्ट बिहाइंड एपोप्टोसिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, $1 million पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन व्हेनेवर एपोप्टोसिस अकर इट इज नेवर एवर फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन, क्योंकि नेक्रोसिस एपोप्टोसिस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग जुड़े रहिए, वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the cell death which is not followed by inflammation, it is a programmed, it is physiological and ATP dependent, that is apoptosis. Now last but not the least, caspases are the key enzyme that activate by different pathway. In this lecture we just only on the first. For further more lectures and good medical concept, join us our page and welcome to our YouTube channel. Allah Hafiz, Jazakallah.